I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. हाँ वालों की तादाद ज्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। प्रेस गैलरी है, उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका हक बनता है। आपने जब एक प्रोफेशन को बगैर उससे मशवरा किए हुए ऐसा कानून बना दिया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सारी चीजें इशारा करती हैं कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। जिस तरीके से कदगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उसको उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम इन जर्नलिस्टों के साथ शाना बशाना खड़े। इस हुकूमत का एक तो इम्तियाज रहा है कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए। जल्दी इसलिए है कि फेक न्यूज का बाजार जो गर्म हुआ है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनको आई डोंट थिंक घबराना चाहिए। प्रेस क्लब के साथ आपकी एफिलिएशन है? नहीं सर, मेरी नहीं है, तभी तो मैं घबरा रही हूँ सर। EFUJ या दीगर जो आपकी तंजीमें हैं, उनमें किसी की नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है बस। मगर मैं सहाफी हूँ सर। Let me then check this and then let me get back to you. I'm happy to do a program with you tomorrow. तारक से मैंने ये कहा, जैसे आप ये शो कर रहे हैं, अभी YouTube पे अपलोड हो जाएगा, तो क्या ये पैमरा की रेगुलेशन के अंडर आएगा या फिर डिजिटल अथॉरिटी के अंडर आएगा? ये कैसे हो सकता है कि आप एक कंटेंट को दो मुख्तलिफ अथॉरिटीज के रेगुलेशन से गुजारेंगे? तो उस वक्त तारक साहब ने कहा कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, हमें इस पे सोचना पड़ेगा। इस्लामाबाद में गोली चली थी या नहीं चली? एक वजीर कहते हैं कि गोली चली थी, दूसरे वजीर कहते हैं कि गोली नहीं चली थी। एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑन कैमरा एडमिट किया कि उनके मुताबिक रेप हुआ। उस सूबे की वजीर आला साहिबा आकर कहती हैं कि रेप नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कि इसमें से फेक न्यूज किसकी है। इस नए बिल की रोशनी में अगर इसका एप्लीकेशन हो तो कौन जाएगा जेल 3 साल के लिए इन दोनों में से? वेलकम टू न्यूज वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम आज अपनी ही बात करेंगे सहाफत की, आज़ादी इजहार राय की। कदगने तो पहले भी लगती रहीं, पिछले सालों में भी हमने देखा कि सख्तियां जो हैं वो चाहे सहाफ़ी हो चाहे मीडिया हो, इन पे बढ़ती ही रही हैं। और इसी सिलसिले की एक जो ताज़ा तरीन हम कह सकते हैं कड़ी है वो यही है कि एक दफ़े फिर हुकूमत ने कानून साजी की है। एक नया उन्होंने कानून पास किया है, पीका के अंदर तरामीम जो की हैं, अब उसके ऊपर सहाफ़ी जो है इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से इस कानून को न सिर्फ पार्लियामेंट में लाया गया बल्कि हम कह सकते हैं कि दिनों के अंदर पास भी करवा लिया गया। शोर मचाते रहे, एहतजाज करते रहे, मिनटों में, घंटे तो मेरे ख्याल में हम कह ही नहीं सकते, मिनटों में पार्लियामेंट नेशनल असेंबली से भी पास हुआ, कमेटी से भी गुजरा और आज सेनेट से भी पास हो गया। अब रह गया है तो सिर्फ सदर के उसके ऊपर दस्तखत, फिर वो कानून बन जाएगा। ये तो कहना सही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में सहाफत हो, आज़ादी इजहार राय का जो मामला है उस पे तो कदगने माजी में भी लगती रही हैं, मार्शल लॉज के ज़माने में भी, हुकूमतों के ज़माने में भी। मगर अखबार की बात करते थे, टीवी चैनल्स की बात करते थे, मगर अब जो हुकूमतों को, और ये सारी जो हुकूमतें हम कह सकते हैं 2015-16 के बाद आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो वक्तन फवक्तन हुकूमत तो नहीं करती इस्लामाबाद पे पर इत्तेहादी तो रहती ही हैं, इनको सोशल मीडिया पे एतराज़ है। वहाँ इनकी कदगने नहीं चलती, जो ये एडवर्टिजमेंट्स देते हैं जिनसे ये कंट्रोल कर लेते हैं मीडिया को, उसका जोर नहीं चलता, तो बहुत तकलीफ होती है। और ये जो पीका के जितने भी जो कानून बना, उसके बाद तरामीम आई, उन सब का मकसद यही है कि कैसे सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठती है, जो बात होती है, उसको हम रोक लें, उसको हम बंद कर दें। और यही जो नया ताज़ा तरीन कानून पास हुआ है 2025 तरमीमी बिल पीका का, उसका मकसद है। ये इस बिल में ये हमें बताया गया है कि जो शख्स ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने में मुलव्वस पाया जाएगा उससे 3 साल कैद या 20 लाख रुपया जुर्माना या दोनों दी जा सकती हैं। ये बिल पास हुआ, बावजूद इसके कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, सहाफ़ियों ने वॉकआउट्स किए, आज प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई, और वहाँ भी जिस किस्म का पुलिस का सलूक था वो भी कोई हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हम पिछले मेरे ख्याल में अब 2-3 साल से यही रवैया देख रहे हैं। और ये जो फेक न्यूज़ है,
इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये भी कोई वाज़े नहीं है, कोई बता नहीं पा रहा। सहाफ़ियों के लिए खतरा नहीं है, बार बार हमें हुकूमत वाले कह रहे हैं, क्योंकि सहाफ़ी तो बकौल उनके सिर्फ एक टीवी चैनल में काम करते हैं, एक अखबार में काम करते हैं। बकौल इस हुकूमत के अगर आप अखबार या टीवी चैनल में नहीं है तो सहाफ़ी ही नहीं है, ये भी हमें बताया गया। अच्छा, और फेक न्यूज़ के बारे में ये कह रहे हैं कि अवाम मुआशरे में अगर वो डर, घबराहट और खराबी का बायस बने। अब ये भी कमाल चीज है, क्योंकि हुकूमत से पूछे तो उनके ख्याल में जो भी इलेक्शंस की बात करता है या कहता है कि आपने कुछ कानून साजी ठीक नहीं की, तो हम सभी बकौल उनके फितना है, फितना बने हुए हैं, घबराहट फैला रहे हैं, परेशानी फैला रहे हैं इस माशरे के अंदर। तो इसमें तो कोई भी बचेगा नहीं। अब इसके साथ साथ और भी बहुत कानूनी एतराज़ात हैं, जैसे शहजाद इकबाल साहब एक सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ये पूछा कि अगर एक टॉक शो है, टीवी पे होता है, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, तो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा होगी या उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो नई बन रही हैं वो होंगी, जिसपे उन्होंने कहा कि हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये सारे इश्यूज हैं, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ उसामा खिलजी साहब डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं और मुनीज़े जहांगीर साहिबा सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मुनीज़े साहिबा से उसामा साहब अगर आप इजाजत दें तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मुनीज़े साहिबा, आप ये जो कंसल्टेशन जिसका हुकूमत ने वादा किया था, आप उनमें भी मौजूद थी, आज भी आप पार्लियामेंट में भी थी, एहतजाज भी आपने देखा, क्या रवैया रहा और बताएं कि किस किस्म की कंसल्टेशंस हुई हैं? जी, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा और बिल्कुल सही सवाल पूछा, इसलिए चूंकि हम खुद हैरान हो गए कंसल्टेशंस पे। हमें ये बताया गया था कि हमें इरफान सिद्दीकी साहब ने इनवाइट किया था, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं। वो चाहते थे कि हम अपने इतराज़ात जाके कमेटी के सामने रखें, जो स्टैंडिंग कमेटी थी इंटीरियर की। उनको हेड जो है वो पीटीआई के रुकन फैसल सलीम साहब कर रहे थे। हैरानकुन बात वहां पे ये थी कि जो ऑपोजिशन का रोल जो अदा कर रही है पीटीआई और जो बाहर कह रही है कि जी हम इस बिल के खिलाफ हैं, फैसल सलीम साहब ने कहा कि फटाफट हम इस बिल को जो है देखना चाहते हैं, क्योंकि जो दो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो हम तो इस बिल के हामी नहीं है, क्योंकि बहुत फेक न्यूज फैल गई है। फिर वहां पे जो एएनपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि आप सिर्फ ये कानून ना बनाएं, आप ये भी यकीनी बनाएं कि इसका इतलाक भी हो, इम्प्लीमेंटेशन भी आप जरूरी करें। फिर सबने अग्री किया और JUIFA के जो वहां पे रुकन थे, जो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हैं, वो लिख के अपने इतराजात लेके आए हुए थे, मगर ऐसा लग रहा था कि वो उनके इतराजात ज्यादा सुनने नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि जी बहुत जल्दी है, एक और मीटिंग है, हमने उस मीटिंग के अंदर जाना है। तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप आइए और आप कम से कम जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तो बात सुन लें। उसके बाद जो है उन्होंने हमारी बात सुनी, मगर ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रुकन थे वो चाहते थे कि ये बिल पास हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा हमें कहा गया है कि इस बिल को आपने पास करना है विदाउट एनी चेंजेस। तो उन्होंने काफी ज्यादा लोग वहां पे खड़े हुए थे, जर्नलिस्ट खड़े हुए थे, जिनके सामने ये बात की गई। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑपोजिशन आई और अमेंडमेंट्स जो पेश की गई वो कामरान मुर्तजा साहब ने की। बिल्कुल सही जी उसामा साहब, और आप शायद एहतजाज भी देख रहे थे आज जो सहाफियों ने करने की कोशिश की डी चौक पर। जी बिल्कुल, वहाँ काफ़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे। प्रेस क्लब से डी चौक मार्च किया, लेकिन उन्हें आगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जाने की इजाज़त ना दी गई, गेट बंद कर दिए गए, वहाँ कांटा तार लगे हुए थे और पुलिस की नफरी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसमें हमें यह भी नज़र आता है कि PPP की तरफ से बिलावल साहब का बहुत मज़ाहिया एक कॉमेंट आया है। वो हमें बता रहे हैं कि ये बिल इससे भी बदतर था, इसको थोड़ा सा PPP ने बेहतर किया है, लेकिन ये जो डिस्काउंट हमें दे रहे हैं कवानीन में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही अब रोल रह गया है कि वो कहते हैं हर दफे के बिल या देखिए हमने बेहतर किया, लेकिन ये कोई एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज नहीं है कि आप एक सियासी जमात बन के बोलें कि हम इजहार राय की आज़ादी के हक में हैं और फिर इस किस्म का बिल जो है आप उसको वोट दें
और फिर आप कहें कि जी मुशावरत हमें करनी चाहिए थी, शहीद रहमान साहिबा ने भी आज ये कहा कि होनी चाहिए थी, आगे और अमेंडमेंट हो जाएंगी। तो अगर आपको एतराज है इस बिल से तो आपकी पार्टी इसको वोट क्यों दे रही है, आप क्यों हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें? और बिल्कुल कोई डिबेट ना नेशनल असेंबली में हुई, ना सेनेट में हुई या इंटीरियर कमेटी में हुई। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि इस कानून का इम्पैक्ट जो है वो भी ये रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके जो बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, उसमें आर्टिकल 19 पार्ट 2 कहता है कि स्पीच पे कोई भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसका 3 पार्ट टेस्ट होगा, नेसेसिटी, लीगल एम और प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन की ब्रॉड डेफिनेशन देते हैं और फिर उसमें आप 3 साल जेल देते हैं और फिर 20 लाख रुपए जुर्माना करते हैं, तो आपकी ना प्रोपोर्शनैलिटी रही ना नेसेसिटी रही। तो जब यूएन में रिव्यू होगा और फिर जब यूरोपियन यूनियन ने आपको ह्यूमन राइट्स परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ट्रेड टैरिफ कंसेशंस दी हैं, जीएसपी प्लस स्टेटस दिया है, उस पर भी इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि इतने ज्यादा कदगने लग चुकी हैं। तो आपका डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के जो रेटिंग्स है दुनिया में, रैंकिंग्स, आप नीचे आते जा रहे हैं। तो इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन इसके अलावा आप नौजवान लोगों की बात सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल, नौजवान लोग क्या चाहते हैं? जो 65% आपकी पॉपुलेशन है जो इंटरनेट इस्तेमाल करती है और अपने व्यूज एक्सप्रेस करती है, उसमें तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो आगे जो इंटरनेट का हाल है, तो पाकिस्तान से पिछले साल 16 लाख लोग जो है छोड़ के गए हैं मुल्क। मेरे ख्याल से आगे ये बढ़ता जाएगा। बिल्कुल से मुनीज़ा साहबा, ऑब्वियसली ओवरऑल एक तो हम कह सकते हैं रवैया है रियासत का, पर उसके साथ साथ जो इस कानून में स्पेसिफिक चीजें हैं, ये बताइएगा। क्या आप दोनों से मैं ये पूछूंगी कि जो ये बार बार हमें बताया जा रहा है कि जी सहाफियों को इससे कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, आप प्रेस क्लब का हिस्सा हैं, आप PFUJ का हिस्सा हैं, आप चैनल में काम करते हैं, तो आपको तो परेशानी ही नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज देयर इन द लॉ जिसके बेसिस पे ये हुकूमत बार बार हमें अश्योरेंस दे रही है? नहीं, देखिए, इसका जो इतलाक है वो किसी के ऊपर भी हो सकता है। इसके अंदर जो बहुत हैरानकुन बात है वो ये है कि जो ये अथॉरिटी बना रहे हैं, उसके जो जितने भी मेंबरान हैं वो गवर्नमेंट खुद जो है बगैर ऑपोजिशन की मुशावरत से अपॉइंट करेगी और किसी भी फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर उनको डिसमिस भी कर सकती है। तो यानी कि हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल होगा इस अथॉरिटी के ऊपर। और जो हमारे ट्रायल्स होंगे, अगर आप कहते हैं कि जी किसी ने डेफेमेशन की है या फेक न्यूज फैलाई है, तो उसका ट्रायल जो होगा वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर होगा एंड बेस्ड ऑन वेरी फ्लिमजी चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, फेक न्यूज की क्या तारीफ की गई है? कोई तारीफ है ही नहीं फेक न्यूज की। एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप आइडियोलॉजी यानी कि आप नजरिया पाकिस्तान एक्सेट्रा और भी कुछ और के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। अब आप मुझे बताएं कि एक अदालत के अंदर आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नजरिया पाकिस्तान और भी दीगर चीजें? ये लिखा हुआ है एक्सेट्रा, मीनिंग और भी दीगर चीजें। तो फिर आप तो कुछ भी, किसी भी बात के ऊपर आप किसी को भी 3 साल की सजा दे सकते हैं। आपका इन्वेस्टिगेशन भी वही अथॉरिटी करेगी, आपका ट्रायल भी उसी अथॉरिटी के ट्राइब्यूनल्स के अंदर होगा और आपकी जजमेंट भी वहीं पे होगी। फिर आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, फिर आपने जाना है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इतना बैकलॉग है कि वो कई साल पुराने केसेस जो हैं इस वक्त सुन रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो केसेस कई सालों के बाद वहां पे उनकी सुनवाई होगी, तब तक आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। तो ये जो आम सार्फिन है उनको भी डरना चाहिए, सहाफियों को भी इससे डरना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट क्लैम्पडाउन हो सकता है और इसके अंदर वाइड मिसयूज हो सकता है। उसामा साहब, और इसी बात से जो बहुत अहम इशू उठाया मुनीज़ा साहिबा ने कि फेक न्यूज की कोई तारीफ नहीं दी हुई, बट उसामा साहब दुनिया में हर जगह तो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पे बात होती है। ये फेक न्यूज, पाकिस्तान मुझे लगता है वाहिद मुल्क है जहां फेक न्यूज जो है दैट्स द क्या कहते हैं उसको, द कल्प्रिट। बिल्कुल, इसमें बहुत वसी एक टर्म है जो इंफॉर्मेशन स्टडीज में अगर आप देखें तो उसमें आपकी हेट स्पीच अलग चीज होती है, डेफेमेशन अलग होता है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हेट स्पीच से रिलेटेड होता है। तो वो क्रिमिनलाइज आप कर सकते हैं क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। लेकिन एक फेक न्यूज की अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल करके उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं।
और ये पॉपुलराइज भी ट्रंप ने की थी पिछली प्रेसिडेंसी में, जिसमें उन्होंने तो लेगेसी मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मीडिया को फेक न्यूज बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ये हर पाकिस्तानी पे आयद होगा, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, और चाहे वो एवरीडे नॉर्मल सोशल मीडिया यूजर हो जो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हो। और हमने पिछले दिनों में भी देखा है कि कुछ महीने पहले ही हमने देखा मतीउल्लाह जान साहब को जो है किस तरह गायब किया गया, फिर उन पे केस हुआ, उन्हें जेल में रखा गया। इसके अलावा दीगर जर्नलिस्ट को इस पे जो है भुगतना पड़ रहा है। तो ये अगर अब कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को नहीं होगा, क्या गारंटी है? और कानून तो किसी पे भी लागू हो सकता है। क्या आपने उसमें लिखा है कि जर्नलिस्ट पे नहीं लागू होगा? और क्या जर्नलिस्ट जो है आम पाकिस्तानी शहरी से मुख्तलिफ हैं? तो कानून तो हर किसी के लिए एक ही होता है, और एक ही कानून अगर है तो फिर इसका इम्पैक्ट एक चिलिंग इफेक्ट है, ताकि पूरे पाकिस्तानी सारे शहरियों में एक खौफ फैल जाए कि अगर हमने सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात कर दी जो हुकूमत को नहीं पसंद आएगी, हम पे केस हो जाएगा, हमें उठाया जाएगा, हम 3 साल जेल में होंगे, तो हम खामोश रहते हैं। और ये एक जमहूरी माशरे में बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त बात है। मुनीज़ साहब, मूविंग द इशू फॉरवर्ड, जैसे हुकूमत भी कहती है, हम लोग भी इस पे बहस करते रहे कि ये बात नहीं है कि सोशल मीडिया पे हर बात सही है, मगर हुकूमत पाकिस्तान में ये फर्क नहीं करना चाह रही। जैसे अभी उसामा साहब ने भी जिक्र किया कि जी हेट स्पीच एक तरफ है, उसको आप जरूर क्रिमिनल ऑफेंस बना दें, बट बहुत सी चीजें जो है उनको आप डेफेमेशन के जुमरे में लाके आप उनके ऊपर, जिसको कहते हैं ना, एक सिविल इशू बना सकते हैं। वहां क्यों नहीं हुकूमत आती? क्या ये डिस्टिंक्शन इस कानून में मौजूद है? जी, इसके अंदर इन्होंने फर्दर जो है इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। मैं बल्कि पढ़ रही थी, इन्होंने फेक न्यूज भी नहीं कहा, इन्होंने फेक इंफॉर्मेशन कहा हुआ है। और इसके अंदर जो हैरानकुन बात यह है कि यूजुअली कानून के अंदर ये होता है कि जी अगर मैं अफेक्टेड पार्टी हूँ, आपने मुझे गाली दी है, तो मैं जाके कंप्लेन कर सकती हूँ, मगर इसके अंदर कोई तीसरा भी आके कंप्लेन कर सकता है। तो आपने स्कोप बढ़ा दिया कि कौन किसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। तो अगर मैं अग्रीव्ड पार्टी नहीं हूँ तो मेरे अलावा कोई और भी जाके कंप्लेन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा क्रिमिनलाइजेशन, उसके अंदर इन्होंने ये किया, ये कहते हैं ना कि जी लोग नहीं पकड़े जाते। मैं आपको बताती हूँ जी प्रैक्टिकली क्यों नहीं लोग पकड़े जाते। क्योंकि हमारे पास ये केसेस आते हैं, इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि आपने जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी जो शाहिद हमने इकट्ठे करके देने होते हैं, वो क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा होते हैं। कभी हमारे पास, हमारी इतनी कमजोर है हमारी ये शायद इकट्ठे करने वाली एजेंसीज, तहकीकाती एजेंसीज, के वो कभी इकट्ठे नहीं होते शायद। तो इसीलिए हम सिविल कहते हैं कि सिविल लॉ करें, कम से कम बंदा तो पकड़ा जाएगा। उसके अंदर जो शायद का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कम होता है, तो उसके अंदर फिर हम लोगों को पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन जो है वो नाकामयाब रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर इन्होंने क्रिमिनल एस्पेक्ट डाला है। मैं पाकिस्तान के अलावा किसी और दुनिया में किसी और मुल्क को नहीं जानती जहां पे ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बाकी दुनिया में सिविल ऑफेंस है। बिल्कुल सही। ये एंड दिस इज ऑलवेज बिन द केस विद आवर गवर्नमेंट्स। जब भी, चाहे सोशल मीडिया से पहले भी मसला था, और अब तो खास तौर पे आपने मतीउल्लाह जान का साहब का जिक्र किया, सत्तूर को आप देख लें उससे पहले, कि केस बनेगा और केस ऐसा ही बनेगा कि सीधा उनको उठा के आप जेल में डाल दें या पकड़ लें। और लगता है कि इस कानून ने भी उसी रिवायत को स्ट्रेंथन किया। ये वो पावर्स नहीं है कि इस दफे अगर आप पकड़े गए तो बेल भी नहीं होगी आपकी। बिल्कुल। तो पहले तो कोर्ट में आप जाते थे तो जज कह देता था कि गलत तौर पे कानून जो है इस्तेमाल हुआ है, इनको बेल दे दे। लेकिन अभी कानून ही गलत बन गया है, तो आप उनको निकलना जो है नामुमकिन हो जाएगा ऐसे उसमें। और जिस तरह मुनीज़े साहिबा ने फरमाया कि क्रिमिनल आपने स्पीच कर दी है, तो बिल्कुल सही बात है कि 90 मुल्कों में डेफेमेशन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, तो वो एक सिविल ऑफेंस बन चुकी है। और खास कर हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हम कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, या हमारा आईन ये नहीं कहता, ना तो हम कोई कम्युनिस्ट मुल्क है, ना तो कोई हम बादशाहत है। तो ऐसे मुल्क में इस तरह के कानून लाना, बिल्कुल आप एक पुलिस स्टेट बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इसको नहीं मानेंगे। आपने एहतजाज, आज एक दिन के कॉल पे जो है सैकड़ों लोग एहतजाज के लिए पूरे मुल्क में निकले। तो इसके अलावा इसको मेरे ख्याल से हुकूमत को सीरियसली लेना चाहिए कि ऐसे करते ना जाएं, कि ऐसे कानून आते जाएं कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके खिलाफ निकल आएंगे, और इनकी जो लेजिटिमेसी है, जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
बिल्कुल सही मुनीज़ा साहिबा। तो जो ये कंसल्टेशंस कोट अनकोट कह रही हूँ आज हुई है, शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा हम तरमीम के लिए आपसे बात करते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब का भी आपने जिक्र किया। आपको लग रहा है कि हुकूमत अब कुछ इस पे मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात के बाद कोई तरमीम हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा तो अब कोई ऑप्शन नहीं है? मेरा नहीं ख्याल अब हम कह सकते हैं कि पिछली दफे की तरह अगर ये हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया कानून तो इसको कोई फर्क पड़ जाएगा। देखिए बात यह है कि अब तो ये कानून चला गया है सदर के पास, अब सदर ने इसके ऊपर दस्तखत करने हैं और ये एक्ट बन जाएगा। मगर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि मुझे ऐसा लगा कि जब हम कमेटी के अंदर थे कि जो बाकी अरकान थे उन्होंने कहा जी फेक न्यूज, उन्होंने कहा हाँ जी सबने कहा बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, हमारे साथ भी, हर किसी के पास एक एक कहानी थी कि मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ, मगर किसी ने एक्चुअली बिल पढ़ा नहीं हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कमिटीज के अंदर ये बिल्स आ जाते हैं मगर ये पढ़ते नहीं है वहां के जो अरकान बैठे हुए होते हैं। अगर वो इसको पढ़ लें तो मेरा ख्याल है काफी मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने फैसला करके आए हुए थे, वो फैसला करके आए थे कि इस बिल को पास करना है। अगर उस दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकन जो हैं वो चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, अगर उस दिन वो रोक लेते, इसके ऊपर बहस कर लेते तो मेरा ख्याल है काफी चीजें साफ हो जाती। आपने पूछा कि ये अदालत में चैलेंज होगा, अब इस बिल के अंदर इन्होंने हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही उड़ा दी है। तो ये जिस हाई कोर्ट में चैलेंज होगा ये कलमिया होगा, उस जज के सामने आएगा कि क्या वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन जिसको उड़ाया गया उसको मानेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ एक अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर आपने सिर्फ ये नहीं कहा, आपने फ्री स्पीच को बंद नहीं किया, आपने जो नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है उसके खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। आपने ये कहा है कि हाई कोर्ट्स नहीं चल रहे तो हम ट्राइब्यूनल्स लेके आए हैं, आपने कहा है कि आम अदालतें नहीं चल रही तो हम मिलिट्री कोर्ट्स लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने जुडिशियल सिस्टम को कहा है कि आप चल ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये अदलिया को, खासतौर पे वकला बरादरी को बहुत गौर से इसको देखना चाहिए। उसामा साहब वेरी क्विकली वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? यू हैव अ मिनट। जी बिल्कुल, मुनीज़ा ने जिस तरह कहा कि आपका जो फेयर ट्रायल का राइट है आर्टिकल 10 का, जो आपका ड्यू प्रोसेस होता है उसमें ये ट्राइब्यूनल बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी करती है कि पहले आपकी हुकूमत ही उसका जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होगा हुकूमत अपॉइंट करेगी, हुकूमत किसी वक्त उसको हटा सकती है और उसका जो डिसीजन है आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट लॉयर की फीस भी ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट होना भी बहुत मुश्किल होता है। आपके 5 हाई कोर्ट हैं, आपने वो सारा जो अपील का आपके पास ऑप्शन होता है वो उड़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो बैकलॉग होगा उसका आपको इंतजार करना होगा। तो ये एक फेसबुक या ट्विटर की पोस्ट के ऊपर आप 3 साल तो कैद में चले गए, लेकिन आगे आपकी अपील या आपका जस्टिस या अगर आपके खिलाफ कोई गलत डिसीजन ट्राइब्यूनल देती है तो उसको अपील करने में आपको बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे मुज़ाकरात पे भी, और ये भी पूछेंगे कि वो अगर एक तरफ बिल अपोज कर रहे थे तो जो उनके चेयरमैन थे कमेटी के उन्होंने क्यों इसको सपोर्ट किया। आज भी तवक्को यही रखते थे कि वो तशरीफ लाएंगे और मुज़ाकरात आगे चलेंगे, मगर चूंकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। हमने तो बड़े फरागदली के साथ इनके साथ बैठे थे, फकत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था, वो हुकूमत ने नहीं किया। एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। आज उन्होंने मुज़ाकराती अमल को खत्म कर दिया है। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसको तहलील नहीं किया। 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान वो दोबारा समझते हैं कि ये विंडो खुलनी चाहिए तो स्पीकर से राब्ता कर सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की
ऑब्वियसली ये तो वाज़े ही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात अब नहीं कर रही हुकूमत के साथ। आज जो मुतवक्के थी मुलाकात, एटलीस्ट हुकूमत तो तवक्को कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ नहीं गई। हुकूमत की तरफ से जो बयानात सामने आए तो उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो नहीं, मगर वो कमेटी को अभी तहलील नहीं कर रहे, बरकरार रख रहे हैं, शायद इस उम्मीद पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इरादा तब्दील कर दे। इस पर बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई, और तीसरा अहम इशू पीका कानून जो था पास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर भी मचाया, बार बार हमें बताया कि वो उसको अपोज करें, बट उनके अपने जो एक सेनेटर हैं उन्होंने कमेटी में इस पे बहस नहीं होने दी, इसको अप्रूव किया और वो इसके हक में थे। इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सली जफर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि जो हुकूमत की तरफ से आज मौक़िफ़ आया है कि वो तहलील नहीं कर रहे कमेटी को, वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आप लोग आएंगे, कोई आपका उनसे राब्ता हुआ है हुकूमत से? क्या उन्होंने कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश की है, या अब मामले को हम खत्म ही समझे? फिलहाल आप अल्फा मामले को खत्म ही समझे। मेरी कुछ 4-5 दिन पहले जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था बड़ा वाज़े तौर पे, और डेडलाइन दी थी कि अगर शाम तक इन्होंने हमारे दोनों जो बड़े मुनासिब किस्म के एक कंडीशंस थी और रिक्वेस्ट थी, वो अगर नहीं मानी तो ये मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएं। वो डेडलाइन गुजर गई थी, उसके बाद से ये मुज़ाकरात मेरी नज़र में ख़त्म थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात फिर इमरान खान साहब से हुई और यही उनका मौक़िफ़ था बड़ा वाज़े तौर पे। उनके ख्याल के मुताबिक जो हुकूमत है उसकी मुज़ाकराती कमेटी तो उन्होंने बनाई है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है किसी किस्म के मुज़ाकरात को कामयाब करने का। और नंबर 2 और बहुत अहम चीज़ कि उनके पास उनकी नीयत भी नहीं है कि वो ये मुज़ाकरात को कामयाब बनाए। इसीलिए वो एक तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगा दिया था हमें, और हमने फिर फैसला किया कि इस मुज़ाकरात को ख़त्म कर दें। तो इस वक्त फ़िलहाल आज के दिन मुज़ाकरात दफन है, वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का चांस नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। सर ये बताइए कि क्या जी सॉरी फरमाए सर, आपकी जाती राय। अगर हुकूमत ये दोनों मुतालबात आज भी मान ले तो हम इमरान खान साहब के पास वापस ये ले जाएंगे उनके जो उन्होंने अगर मान ली बात, और उनसे पूछेंगे कि क्या आप मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये बताइए कि क्या हम ये अब समझ सकते हैं कि अगर हुकूमत का तब्दील नहीं होता तो आप लोग अब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और एहतजाज की तैयारी करेगी, फिर इस्लामाबाद का रुख? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो फिलहाल जो स्ट्रेटजी है वो तो सिविल डिसोबीडियंस जो हमने अनाउंस की थी उसका लेवल इंक्रीज करने की बात है, और पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट यानी एक एहतजाज जो मसलन 8 फरवरी को भी होने जा रहा है, जलसा जुलूस, वो ज़रूर करने का इरादा है। क्या हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रीट प्रोटेस्ट में जिस तरह पहले थी, वो अभी उसका फैसला नहीं हुआ। वो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार है, लेकिन फिलहाल तो ये पोजीशन है कि हम अपनी तहरीक को चलाएंगे, और इसके साथ हमने ये भी फैसला किया है कि जो जमातें असूलों पे हमारे साथ खड़ा होना चाहती हैं, उसमें JUI भी है, हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि वो हमें असूलों के ऊपर जमहूरियत की खातिर और इंसानी हकूक की ताकत। तो सर क्या जो महमूद खान अचकज़ई साहब से या मौलाना फजल रहमान साहब से आप बात कर रहे हैं, तो क्या वो किसी एहतजाज की तरफ बात जा रही है? आई मीन यू आर रीचिंग आउट टू देम, बट आप उनसे गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? क्या उसमें भी कोई एहतजाज, कोई सिविल डिसोबीडियंस, कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट, इस तरह की बात है? कोऑपरेशन, या सिर्फ आप लोगों ने बैठ के ही मुलाकातें करनी है?
मुलाकातों का मकसद तो यही है कि जो भी पॉलिटिकल सियासी जमात जो भी हमारे साथ आना चाहती है, इस तहरीक में शामिल होना चाहती है, असूलों पे उनका अपने बाकी जो भी इश्यूज हों या जो भी उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो, जहाँ तक इन असूलों का ताल्लुक है कि हम जमहूरियत की खातिर, इंसानी हकूक़ की खातिर, बुनियादी हकूक़ की खातिर, रूल ऑफ लॉ की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर, हम उन असूलों पे जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं और जो हम अपनी तहरीक चला रहे हैं, वो उसमें अगर शामिल होना चाहें तो हम उनको ना सिर्फ वेलकम करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हों। अच्छा सर, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने एक तरफ पीका के अंदर जो तरामीम हुई पीका कानून में, उसकी आपने बहुत मजम्मत भी की, एहतजाज भी किया, मगर आपके अपने एक सेनेटर जो थे वो तो उसके हक में है और उसकी वजह से आप लोगों पे बहुत तनकीद भी हो रही है। हाउ डिड दिस हैपन? क्या उन तक ये आपके अहकामात जो पार्टी के थे वो पहुंचे नहीं थे, या और अगर उन्होंने उनको डिसओबे किया है तो आप क्या आप करेंगे उनके साथ? शो कॉज नोटिस देना तो सर काफी नहीं है। जी देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो पेश किए गए थे उनको उनका जायजा लिया है। उसमें मैंने ये देखा कि जो चेयरमैन थे, जो पीटीआई के सेनेटर हैं, सेनेटर फैसल, वो उन्होंने उसमें लिखा है कि उन्होंने उसको अपोज किया और पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा। सो ये तो बात आप थोड़ा सा दुरुस्त कर लें कि उन्होंने इसको अपोज ज़रूर किया था, जो रिकॉर्ड में है, मिनट्स में है। अब दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में 8 अरकान थे, सेनेटर्स मजीद मुख्तलिफ पार्टीज़ के, और उनका वोट होता है, चेयरमैन का वोट कमेटी में नहीं होता। तो इसलिए जब 8 लोगों ने वोट कर दिया इसके फेवर में, जिसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी थे और जिसमें पीएमएलएन के सेनेटर्स भी थे, तो फिर चेयरमैन उसको रोक नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है तो सर क्या फिर ये शो माफ करिएगा सर, वी रन आउट ऑफ टाइम, बट ये बताइएगा कि फिर शो कॉज नोटिस उनको जो दिया गया है वो इतना गलत है? जी नहीं, शो कॉज नोटिस मेरा ख्याल है जो वो पहले से ही दिया गया हुआ है। शो कॉज नोटिस जो था वो किसी और मामले में उनको दिया हुआ है, और और आखिरी बात मैं जल्दी से ये कहूँगा कि किसी को अगर आपने पार्टी से निकालना है या उसको तरीके देते हैं, फिर उनको दिफा का मौका देते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन का मौका देते हैं और फिर आप फैसला करते हैं। आप एकदम किसी को फारिग नहीं कर सकते पार्टी से। तो ये एक तरीक़ेकार है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उसको देखेंगे कि उसमें क्या सच्चाई है और क्या उनकी डिफेंस क्या है, और फिर अगर एक्शन लेना हुआ तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, हमारे लिए वक्त निकाला। वी आर सॉर्ट ऑफ लूजिंग सेनेटर अली जफर साहब वॉइस ऑल्सो। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नई इंतज़ामिया है अमेरिका में, ट्रंप की ओथ टेकिंग, और वहाँ जो हमारे वज़ीरे दाखिला गए हुए थे उनका ट्रिप के हवाले से। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको कोई दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, जरूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। वो अपने तौर पे गए, बहुत से बेशुमार लोग इस तकरीब में मैनेज करके किसी न किसी तरीके से पहुंचे हैं। सरकारी तौर पे ना तो कोई पाकिस्तान में इस तरह का दावतनामा आया है, ना पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी को डिप्यूट किया है कोई नुमाइंदगी करे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो अमेरिका का दौरा रहा। बहुत इसके ऊपर हम कह सकते हैं कयास राई हुई, और कोई वाज़े ये भी तौर पे ये भी नहीं बताया गया कि ये इनॉग्रेशन को वो अटेंड करने गए थे या वो वैसे एक ऐसे दौरे पे गए थे जो कोइंसाइड कर गया विद द इनॉग्रेशन। वहाँ वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उनकी मुलाकातें ज़ाती नौयत की थी कि नहीं,
उनके जो बयानात थे, जो बाकी हुकूमत इस्लामाबाद में थी वो बयानात, उनमें भी काफ़ी फ़र्क था। ट्विटर पे भी हम कह सकते हैं कि तनाज़े खड़े हुए। तो इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन से वाबस्ता है, वॉशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। अनवर इकबाल साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो दौरा था ये इनॉग्रेशन अटेंड करने के लिए था, ये जाती दौरा था, ये वहां वैसे ही उन्होंने मुलाकातें करनी थी जिनका इनॉग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं था? सर प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। मेरा ख्याल है कि ही जस्ट वांटेड टू बी हियर अराउंड द इनॉग्रेशन, क्योंकि इस वक्त तीसरी दुनिया के बहुत सारे लीडर ऐसे आए हुए थे इस दौरान जब उनकी इनॉग्रेशन थी। आपको पता है इनॉग्रेशन में एक तो ऑफिशियल फंक्शन होता है जिसमें सदर खुद मौजूद होता है और जिसमें ओथ टेकिंग होती है, लेकिन उसके अलावा कोई 40-50 फंक्शंस और होते हैं पूरे शहर में, जो भी विनिंग पार्टी होती है, रिपब्लिकन पार्टी करती है, कोई कांग्रेस वाले करते हैं, कुछ ऐसे लोग करते हैं जो इंडस्ट्रीज से वाबस्ता होते हैं, थिंक टैंक वाले करते हैं। जैसे एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि नकवी साहब वहां गए थे, यानी जो एक थिंक टैंक है जो चाइना के खिलाफ कैंपेनिंग करता है वहां, तो वो थिंक टैंक ने अपना किया था। तो लोग ये कोशिश करते हैं, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं वो ये करते हैं कि भाई ठीक है हम प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में तो शरीक नहीं होंगे, लेकिन जो मुख्तलिफ लॉबिस्ट हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आई मीन कांग्रेस हैं, इन लोगों के साथ आके कुछ ऑफिशियल जो आए हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अगर उससे डिप्टी सेक्रेटरी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी है, USAID वाला है, उनसे मिलेंगे, उनसे जाके अपनी बातें करेंगे। और अगर ये कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम तस्वीर खिंचवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम शरीक हुए थे। अब हमारे जो वज़ीर दाखिला है उनका भी मकसद यही था, और ज़ाहिर है उनके ताल्लुकात हैं तो उनको कुछ जो इनविटेशन भी आ गई थी वो वहाँ गए भी होंगे। और इनविटेशन इतनी मुश्किल नहीं है, वो डोनेशन मांगते हैं आपके लिए, वो जो डिनर होता है अमूमन $2,000 से स्टार्ट होता है, $5,000-10,000 तक जाता है पर पर्सन। आप $2,000 दें, उनमें शरीक हो जाएं। तो हमारे वज़ीर ख़ारजा भी आए, उनमें शरीक हुए और उन्हें अपनी प्रेजेंस फील करवाई। इसके अलावा कोई पर्पस नहीं था इसका, ये था कि बस उनको देखा जाए कि वो यहाँ मौजूद थे वाशिंगटन में इनॉग्रेशन के दौरान। बिल्कुल सही। और सर जो उनकी मुलाकातें हुई पार्लियामेंटेरियंस जिनको हम पाकिस्तान में कहते हैं, कानून साजी जो लोग करते हैं कांग्रेस के, जिन्होंने फौरन उसके बाद ट्वीट्स भी की। मोहसिन नकवी साहब का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कोऑपरेशन पर बात करने गए थे। मगर जो ट्वीट्स जिस तरह की सामने आई उन लोगों की तरफ से, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से लोगों ने ये समझा कि शायद वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सूरत हाल पे भी बात उन्होंने की होगी। देखिए अभी ये जो वक्त है ये बड़ा इब्तदाई वक्त है। जब ये जिस वक्त वो आए थे उस वक्त तो अभी कमेटियां भी नहीं बनी थी, शायद अभी भी नहीं बनी है। तो आपको पता ही नहीं कि कौन फॉरेन रिलेशंस कमेटी में होगा, कौन फॉरेन अफेयर्स कमेटी में होगा, कौन ट्रेजरी में होगा। आप किससे क्या लॉबिंग करेंगे? ये तो बहुत ही इब्तदाई वक्त था। इस वक्त तो लॉबिंग नहीं हो सकती क्योंकि सबको अपनी अपनी फिक्रें लगी हुई थी। हर कांग्रेस का जो हर मेंबर है वो इस कोशिश में होता है कि किसी तरह प्रोमिनेंट हो जाए, किसी कमेटी में आ जाए, कहीं जो भी व्हाइट हाउस के करीब हो जाए। फिर व्हाइट हाउस अपना जो है ग्रुप बना रहा होता है पार्लियामेंट, कांग्रेस के अंदर, सेनेट में और हाउस में, जो उसके लिए आगे लॉबिंग करें। यानी इसमें मसलन आपने देखा है कि कच्चे रिपब्लिकन पार्टी की ही अक्सरियत है हाउस में और सेनेट दोनों में, लेकिन देखा जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनको उनकी मंजूरी नहीं हो सकी, तो फिर वो जो वाइस प्रेसिडेंट को अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ा और वो इस तरह वो एक वोट से उनके हक में फैसला हुआ। तो व्हाइट हाउस को भी दुश्वारियां यहाँ पेश आती हैं अक्सरियत होने के बावजूद। वो अपनी कोशिशों में लगा होता है। ऐसे वक्त में किसी ऐसे मुल्क का, और फिर पाकिस्तान की एक ज़माने में अहमियत थी जिसमें इलेक्शन कैंपेन में भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता था, इनॉग्रेशन में भी पाकिस्तान का नाम लिया जाता था, लॉबिंग में भी बात होती थी पाकिस्तान की। अब तो पाकिस्तान प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ना इनॉग्रेशन में, ना उसके बाद, ना उससे पहले, ना भी कांग्रेस में कोई डिस्कशन हो रही है। अगर कोई बात थोड़ी बहुत हुई है तो वो यही हुई है कि उस खित्ते में जो दहशतगर्दी है उसको भी रोकना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि वो भी कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत इब्तदाई मरहला है, इसमें ये तवक्को करना कि वो आके कोई असर छोड़ जाएंगे वो जो है ना गलत होगा। अलबत्ता जो
ट्वीट किया कांग्रेसमैन ने। आप देखें अमेरिका में, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, यहाँ हर 2 साल बाद कांग्रेस के इंतखाबात होते हैं और कांग्रेस के इन इंतखाबात में फंड चाहिए होते हैं कांग्रेसमैन को, उनको हर वक्त फंड चाहिए होते हैं। अगर आप $10,000 तक भी रेस कर दें तो कोई भी कांग्रेसमैन आपकी के डिनर में, पार्टी में, फंक्शन में आ जाता है। फिर आपको ये पता है कि अमेरिका में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स मौजूद हैं और उनकी अक्सरियत पीटीआई और इमरान खान के साथ है। तो वो जो है वो जब अपनी कैंपेनिंग करते हैं तो उसको अपनी मजबूरियां होती हैं कांग्रेसमैन की, क्योंकि देहाती इलाकों में कांग्रेसमैन के बाद सबसे प्रोमिनेंट आदमी डॉक्टर ही होता है, तो वो फिर उसकी सपोर्ट में बिल्कुल सही सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।